गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़े थे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है, अवतल लेंस के द्वारा बनाने के क्या नियम है बच्चों। ठीक है ना। अवतल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक है ना। तो इसकी कई स्थितियां हम लोगों ने देखा है। ठीक है बच्चों, तो उस स्थितियां आपको याद होंगी बच्चों। आज के वीडियो में जो है ये हम देखेंगे बच्चों, गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, लेंस का आवर्धन क्या है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, लेंस की पहचान कैसे करेंगे और लेंसों का उपयोग क्या है। ठीक है ना। इन सब को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको कराता हूँ बच्चों, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको जो है सवाल वाल लगाते समय। कि उत्तल लेंस में आपने 5-6 स्थितियां देखी थी और उसको जो है कैसे याद करेंगे। ठीक है ना, कि कहाँ रखेंगे वस्तु को, कहाँ बनेगा। तो बहुत कॉमन चीजें हैं बच्चों। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर फोकस पर लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों जगह यह नियम लागू होता है। अगर फोकस पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है ना। फोकस पर, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, फोकस पर अगर वस्तु रहेगा, ठीक है ना, फोकस पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पर वस्तु लिख देता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। और वस्तु की स्थिति यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है ना। तो अगर फोकस पर वस्तु रखी रहेगी तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर अनंत पर। यहाँ बनेगा अनंत पर, तो ध्यान रखिएगा। अगर फोकस पर वस्तु रखी रहेगी तो अनंत पर। ठीक है ना, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों जगह यह नियम लागू होगा। और इसका जस्ट उल्टा भी सत्य है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा दूं बच्चों, तो इसका मतलब समझ में आया। अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है ना। तो अगर अनंत पर वस्तु रहेगी, अनंत पर अगर वस्तु रहेगी तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप समझिए। अगर फोकस पर वस्तु रहेगी तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, अनंत पर। और उसका उल्टा क्या होगा, अनंत पर अगर वस्तु रहेगी तो फोकस पर बनेगा। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से अगर फोकस दूरी के दुगने दुगने दूरी पर रखा गया, यानी 2f दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना, 2f दूरी पर रखा गया है तो 2f दूरी पर बनेगा। यानी फोकस दूरी के दुगने पर रखा गया है तो उतने दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है ना। ये सब मैं चित्रवत आपको दिखा चुका हूँ, केवल आपको याद दिला रहा हूँ बच्चों। आप पिछला वीडियो देख करके समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है ना। और उसके और करीब लाएंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए आप लाए जो है अनंत और 2f के बीच में लाए, अनंत व 2f, अनंत व 2f के बीच में लाए। ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f व 2f, f व 2f के बीच में। ठीक है ना, जहाँ f व 2f क्या है, दूरी है। यानी f व 2f, ठीक है ना, फोकस दूरी के दुगने दूरी 2f हो गया और ये फोकस दूरी के बराबर हो गया दूरी, तो f और 2f के बीच में बनेगा। तो इसका उल्टा भी सही है। ठीक है ना, यहाँ जितनी चीजें आप लिख रहे हैं बच्चों ये सब उल्टा भी सही है। इसका अनंत पर है तो फोकस पर, फोकस पे रहेगा तो अनंत पर। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इससे आपको याद करने में क्या होगा बच्चों, आसानी होगा। यानी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ लगता है। ठीक है ना। देख रहे हैं 2f दूरी पर है तो 2f दूरी, अब 2f का उल्टा तो कुछ होगा नहीं, तो 2f का 2f दूरी पर। इसी प्रकार यहाँ अनंत व 2f पर अगर वस्तु है तो f व 2f पर, सॉरी, ठीक है, f और 2f के बीच में। और अगर f व 2f के बीच में है, यही चीज उल्टा लिख दिया जाए, f व 2f के बीच में है, तब कहाँ बनेगा, अनंत व 2f। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2f व अनंत के बीच में। ठीक है ना बच्चों, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और करीब लाएंगे। ठीक है ना, 2f दूरी पर रख ही चुके हैं। ठीक है, 2f और f के बीच में भी रख चुके हैं, f पर रखेंगे तो ये भी रख चुके हैं, f और लेंस के बीच में रखेंगे। ठीक है ना, फोकस दूरी व लेंस, फोकस व लेंस, फोकस व लेंस के बीच में रखेंगे
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक स्थिति थोड़ी सी उत्तल लेंस में अलग हो जाती है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये ध्यान में आ रहा होगा, अगर ये फोकस दूरी है, ये भी फोकस दूरी है, फोकस है, तो अगर हम फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखते हैं बच्चों, तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये किरणें जो है पीछे बढ़ाने पर बच्चों मिलती हैं, क्योंकि इधर तो समांतर रहती हैं तो ये मिलती ही नहीं। इसको जो है पीछे बढ़ाने पर इधर इधर बढ़ाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे बढ़ाते बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे तो ये आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है। क्या बनने लगता है? आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है ना, ये चीज हम आपको बताएंगे, यही बस इसमें आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो लेंस की ओर ही यानी वस्तु के ओर ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है ना। एफ व लेंस के बीच में रखेंगे तो इधर जो है वस्तु की ओर ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है और आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये 6 स्थितियां आप देख चुके हैं बच्चों। देखिए, 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4, 5 और 6, ये 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में बच्चों केवल एक स्थिति है। आपको बताया गया है कि अवतल लेंस में चाहे कहीं पर भी वस्तु रखेंगे, उसका कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है ना, ये चीज आपको बताया गया है बच्चों। ये बस मैं रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ, ये सब बता चुका हूँ, आप लोग जाकर के वीडियो में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इस पे सामने कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पीछे बढ़ाने पर यह ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें आपस में जहाँ काटती हैं, तो हर स्थिति में चाहे आप कहीं पर भी इधर रखेंगे अवतल लेंस के सामने, हर स्थिति में लेंस और फोकस के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों स्क्रीन शॉट लेकर के, तो आपको याद करने में आसानी होगी। फोकस पर है तो अनंत पर, इसका मतलब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, उसी प्रकार अगर 2f दूरी पर यानी फोकस दूरी के दुगने दूरी पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी दुगने दूरी पर बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है ना। और इसके बाद अनंत व 2f के बीच में है, ठीक है, तब कहाँ बनेगा, f व 2f के बीच में। और इसका उल्टा क्या होगा, f व 2f के बीच में रहेगा तो 2f व अनंत के बीच में बनेगा। उसी प्रकार ये अंतिम स्थिति जो है फोकस व लेंस, इसको बच्चों आपको याद करना है। फोकस व लेंस के बीच में रहेगा तो वस्तु की ओर ही आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बच्चों यहाँ पर और आपको समझना है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो दाईं ओर होती है। ठीक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, उसका प्रथम फोकस कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है बच्चों, और तो इसीलिए यही इसकी क्या हो जाती है, फोकस दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस, प्रथम फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसी प्रकार अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें बच्चों, तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। ठीक है ना, इसके लिए क्या होती है, प्रथम फोकस इसका अवतल लेंस का बाईं ओर होता है बच्चों, आपको पता है। ठीक है ना, क्योंकि मुख्य उसके समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है, इनका अपवर्तन हो जाता है और इसको जो है पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि इस बिंदु से होकर जा रही हैं, और इसी को उसका प्रथम फोकस कहते हैं। और आप जानते हैं फोकस दूरी जो है क्या होती है, लेंस तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो इस इधर की दूरियां क्या होती हैं बच्चों, ऋणात्मक होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो आपको समझ में आया होगा। दर्पण में भी हालांकि चिन्ह परिपाटी आप पढ़े हुए हैं, वही नियम यहाँ भी है। तो अवतल लेंस की बच्चों क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फोकस दूरी ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक। ठीक है ना, या ऋण लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना बच्चों, क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक।
तो ये चीज़ आप समझ जाइए अच्छे से, क्योंकि इसका यूज बहुत होने वाला है, सवाल में भी यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब आइए देखते हैं बच्चों गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, ये क्या होता है। तो आप दर्पण में पढ़ के आए हुए हैं बच्चों, जो जो चिन्ह वही, जो नियम वही नियम यहाँ भी लागू होगा। यहाँ पर क्या होता है, लेंस होता है, तो दर्पण का जहाँ ध्रुव होता था, यहाँ लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, यानी लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो समस्त दूरियां जो है क्या होती हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। इसका मतलब बच्चों, अगर हम यहाँ पर वस्तु रख देंगे, तो आप बताइए कि यहाँ से इसकी दूरी इधर है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये नियम जो होता है, इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, आपको बताया गया था, और इसके ऊपर की दूरियां भी क्या होती हैं बच्चों, धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। तो इधर अगर हमेशा वह वस्तु जो है बाईं ओर से ही प्रकाश डाला जाता है, इसका मतलब वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इस बात का ध्यान आप रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही डाला जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों वस्तु की दूरी तो हमेशा क्या होगी, यहाँ से देख लीजिए, वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक, सॉरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक, या ऐसे कह सकते हैं इस, ठीक है ना। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, ठीक है, लेंस से बाईं ओर, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर बन रहा है, तो दाहिनी ओर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक। लेकिन अगर प्रतिबिंब इधर नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, उसकी लंबाई तब क्या होगी, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी तो धनात्मक होगी, ठीक है ना। उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र की इधर दूरी है, ये मान लीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और ये वस्तु है ए बी। अब इसका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, तो यहाँ से इसकी दूरी तो धनात्मक है, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये कहेगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो धनात्मक होगी कि नहीं, तो लंबाई तो बच्चों ए डैश से बी डैश की ओर है, नीचे की ओर है, और आप जानते हैं नीचे की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। यानी मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, दाईं ओर की धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक, बस यही नियम है बच्चों। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि दर्पण में एक बार बता चुका हूँ, वही नियम यहाँ पर लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। इसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेंस, लेंस की क्षमता, इन दोनों को बच्चों अभी बता रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन करके हमको आपको दिखाना है। हालांकि आपसे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे केवल सवाल पूछेगा, परिभाषा पूछेगा। तो परिभाषा वगैरह आप जानते हैं, ठीक है, सॉरी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा अभी, लेंस का आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी इसमें संबंध क्या होता है बता दूंगा, और इसका डेरिवेशन मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये आया इसका फार्मूला, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सब पहले परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की पहचान और लेंस का उपयोग, ये तो हो गया बच्चों, चिन्ह परिपाटी हो गया है। तो देखिए, लेंस की क्षमता क्या कहलाती है। तो लेंस की क्षमता जो है, किसी लेंस की क्षमता जो है वो उसे कहते हैं कि मतलब कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ता है, ठीक है ना। अगर जो लेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, उसी को उसका क्या बोलेंगे, क्षमता, ठीक है ना। तो इसका माप जो है बच्चों कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, ठीक है ना। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है।
बराबर होती है। इसका मतलब समझ में आया बच्चों? इसका मतलब जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी क्षमता की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? यानी लेंस की क्षमता कम तो फोकस दूरी ज़्यादा, ठीक है ना? फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज़्यादा, ठीक है ना? इसका मतलब अगर किसी लेंस की फोकस दूरी बहुत कम है तो उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? ज़्यादा। इसकी परिभाषा मैंने लिख दिया है यहाँ पर। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम की बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो? मीटर में, ठीक है ना? यहाँ पर लिख देना, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, मीटर में हो, ठीक है ना? फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीटर में। अच्छा, अगर ये मीटर में ना हो करके बच्चों, मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए बच्चों इसको क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना? अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो, ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे बच्चों। समझ में आई बात की नहीं? ये हो गया लेंस की क्षमता। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान देंगे, ये मात्रक नहीं, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है ना बच्चों? ये हो जाएगा इसका मात्रक। इसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, ठीक है ना? तो लेंस की क्षमता क्या होती है? उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी का मान किस में देना होना चाहिए? मीटर में। अगर मीटर में नहीं दिया हो तो 100 का क्या कर देंगे ऊपर बच्चों? गुणा, तो किस में आ जाएगा? मीटर में, ठीक है ना? तो उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। समझ में आई बात? ये हो गई लेंस की क्षमता। लेंसों का काम है अधिक से अधिक प्रकाश की किरणों को मोड़ना। जो लेंस ज्यादा प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा, प्रकाश की किरणों को कम मोड़ता है तो उसकी क्षमता कम, ठीक है? समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये लेंस की क्षमता की परिभाषा समझ में आई। इसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना? अगर मीटर में नहीं होगा तो 100 का गुणा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेंस की क्षमता हो गई, आगे देखेंगे लेंस की पहचान, ठीक है ना? लेंसों की पहचान कैसे करेंगे? तो लेंसों की पहचान बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं, स्पर्श करके और दूसरा क्या है? प्रतिबिंब देख करके, ठीक है ना? प्रतिबिंब देखकर। अगर स्पर्श करने पर आप जानते हैं उत्तल लेंस की परिभाषा और अवतल लेंस की परिभाषा जानते हैं बच्चों, ठीक है ना? अगर स्पर्श करने पर, ठीक है, किनारे जो है पतले हों, किसी लेंस के किनारे जो है क्या हो? पतले हों और बीच में मोटा हो, तो बीच में मोटा, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? उत्तल लेंस है, तो बीच में मोटा और किनारों पर क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। जैसे जैसे किनारे की ओर जा रहा है उधर क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। और बड़ा फिगर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, तो जैसे जैसे जो है आप देख रहे हैं ये क्या है, ठीक है? तो जैसे जैसे किनारों की ओर बढ़ेंगे वह क्या हो जाएगा? पतला। यानी बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो स्पर्श करके, ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और इसकी परिभाषा के अनुसार, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जान गए प्रतिबिंब स्पर्श करके कि उत्तल लेंस क्या होगा। परिभाषा के अनुसार आपको पता है बच्चों कि उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो रहा है, ठीक है ना? तो बीच में मोटा हुआ किनारों पर पतला, किनारों पर क्या होगा बच्चों? पतला। इसी का उल्टा अवतल लेंस हो जाएगा। यानी अवतल लेंस क्या होता है बच्चों? बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा। आप देख रहे हैं बीच में पतला है, किनारों पर मोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। तो ये चीजें बच्चों परिभाषा में मैं लिखा चुका हूँ, तो स्पर्श करके आप जान जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि स्पर्श करना मुश्किल होता है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कहीं ऊपर लगा है, आपकी पहुंच से बाहर है लेंस, आप नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसको छू पा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रतिबिंब देख करके कैसे पहचान लेंगे? तो हम वस्तु को जो है लेंस के साथ पास लाएंगे और देखेंगे, अलग अलग स्थितियों में थोड़ा और नजदीक लाएंगे, पास ले जाएंगे, पास और नजदीक ले जा करके देखेंगे, यहाँ इस तरीके से थोड़ा और दूर ले जाएंगे, फिर और दूर,
यानी इस तरीके से ले जाकर के देखेंगे और विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंबों को देखेंगे। अगर प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है ना, बड़ा छोटा हो रहा है तो वह क्या होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस। और केवल छोटा बन रहा है, अगर केवल छोटा बन रहा है तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस में केवल एक ही स्थिति होती है, हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमेशा अगर छोटा बन रहा है तो इसका मतलब वह अवतल लेंस है। तो दोनों आप जान गए बच्चों, स्पर्श करके कैसे पहचान लेंगे और प्रतिबिंब देख करके कैसे पहचान लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? अगर लेंस के सामने जो है वस्तु को ले जाकर के हम लोग चेक करेंगे उससे बने हुए प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब का आकार बदल रहा है अलग अलग स्थितियों पर रखने पर, ठीक है ना, थोड़ा और दूर और दूर और दूर या नज़दीक ले जाकर के देखेंगे, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि वह जो है बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है। अगर बार बार उसका आकार बदल रहा है तो उत्तल लेंस, आकार नहीं बदल रहा है, हमेशा छोटा ही बन रहा है, चाहे दूर ले जा रहे हैं चाहे नज़दीक ले जा रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों लेंसों का पहचान। इसका उपयोग देखिए, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लेंस का उपयोग घड़ी साज में घड़ी के कलपुर्जों को बनाने में बच्चों, छोटे छोटे होते हैं तो उनको जो है उत्तल लेंस के जो है उत्तल लेंस के सामने उसको रखेंगे, उत्तल लेंस के फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो उसका बहुत बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों। अभी आपको ये दिखाए थे आपको कि इसके फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि लेंस के ओर ही यानी वस्तु के ओर ही जो है प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, तो इसका उपयोग वहां होता है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो है इसका उपयोग आंखों की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे आप लोग अगला पाठ पढ़ेंगे मानव नेत्र, उसमें आपको बताया जाएगा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो इस तरीके से वहां पर आपको मिल जाएगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। वहां हम आपको डिटेल में ये सब बताएंगे बच्चों। यहाँ बस इतना जानिए कि आंखों की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग होता है, घड़ी की साज या कलपुर्जे बनाने में किया जाता है और जो है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। फोटोग्राफिक कैमरे में भी इसका उपयोग होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस का ये उपयोग है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसका उपयोग, ठीक है ना, लेंसों का उपयोग लिखेंगे। पहला, इसका उपयोग घड़ी के कलपुर्जों घड़ी में घड़ी के कलपुर्जों को बनाने में, ठीक है। इसके बाद दूसरा उपयोग क्या है बच्चों, दृष्टि दोष दूर करने में, ठीक है, दृष्टि दोष, ठीक है ना, जब आंखों से कम दिखाई देने लगता है तो आंखों में जो चश्मा लगता है बच्चों, लेंस लगता है उसमें, ठीक है ना, तो उसी उसी को दूर करने में, दृष्टि दोष को दूर करने में, ठीक है ना, दृष्टि दोष को दूर करने में और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, इस प्रकार से जो है प्रकाशिक यंत्रों में कह सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र, ये सब प्रकाशिक यंत्र ही है, प्रकाशिक यंत्रों में, फोटोग्राफिक कैमरे में, ठीक है ना, फोटोग्राफिक कैमरा जिससे फोटो खींचा जाता है बच्चों, फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है ना, फोटोग्राफिक कैमरे में, ठीक है ना, इनका उपयोग होता है। तो इस तरीके से आप उपयोग लिख देंगे अगर आपसे उपयोग पूछता है तो, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पता चल गया लेंस का उपयोग क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस का आवर्धन। यहाँ पर लिखा गया बच्चों लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है बच्चों, तो लेंस का आवर्धन जो है लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना, परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, के अनुपात को क्या बोलते हैं? लेंस का आवर्धन। ठीक है ना, लेंस का आवर्धन। इसको बच्चों हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ठीक है ना। तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा? उस लेंस द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को। ठीक है ना। लेंस के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई और बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को। तो प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है ना, लेंथ ऑफ इमेज और बटे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इमेज का लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए, इन सबका पहला अक्षर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे इमेज का पहला अक्षर आई ले लिया जाए और बटे वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का जो है पहला अक्षर ओ हो गया, बटे मैग्निफिकेशन माने आवर्धन होता है तो इसका एम ले लिया जाए, तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, एम बराबर आई बटे ओ। ठीक है ना बच्चों। ये चीज हम लोग दर्पण वाले पार्ट में भी पढ़े हैं। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो है वहाँ क्या होती थी? माइनस भी बटे यू होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस भी बटे यू नहीं होगा बच्चों, भी बटे यू होगा। यह प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। इसको अभी हम लोग सिद्ध करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलो इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे, ये उत्तल लेंस हमने ले लिया है बच्चों, M1 M2 L1 L1 मान लेते हैं, L1 L2 लेंस है बच्चों। ठीक है ना। तो यह मान लीजिए ये फोकस दूरी F1 है और यह F, ठीक है ना, यहाँ से F दूरी पर है और ये 2F दूरी है और ये 2F दूरी पर है। ठीक है ना बच्चों। और हमने किसी वस्तु को रख दिया यहाँ पर, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर रख दिया वस्तु को। ठीक है, इसका नाम रख दिया ए बी। ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जब इसके सामने पड़ेगी, जो है लेंस पर पड़ेगी, ठीक है ना, इस पर पड़ेगी तो यहाँ से जो है फोकस से होकर जाएगी बच्चों। ठीक है ना। आप देखें, ये फोकस से होकर जाएगी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें बच्चों। ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण जो है, जो कि यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है ना, जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी बच्चों, तो ये जो है ऐसे, ठीक है ना, ये थोड़ा तिरछा हो रहा है बच्चों, स्केल से तो बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहीं पर काटेंगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कहीं काटेंगी, यहाँ से जो है जहाँ काटती है वहीं से जो है इस पर लंब खींच देते हैं बच्चों। ठीक है ना, वहीं पर लंब खींच देते हैं, तो यही इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। ठीक है ना। आप जानते हैं कि एफ और 2F के बीच में रखते हैं तो 2F और अनंत के बीच में बनता है, तो वही वाला चीज है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम ए बी है, तो वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है ना। तो ये 90 अंश का कोण है बच्चों, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई वस्तु लंबवत है। ये प्रकाशिक केंद्र है बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण दूसरी चलती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है ना। यहाँ नहीं दिखा करके बल्कि इसको इस पर दिखाएं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात तुरंत लौट जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों सिद्ध कर देते हैं हम लोग। इन दो त्रिभुजों की अगर हम लोग तुलना करें, इन दो त्रिभुजों का देखिए, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश व पी में। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखिए, ए बी पी यहाँ है एक त्रिभुज ए बी पी, यानी ये वाला ए बी पी, और ये ए डैश बी डैश और पी, यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज।
ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज आप जानते हैं कि दो सरल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं बच्चों, तो इसका सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दो सरल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है तो उनका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये कोण आपस में बराबर। तो आप देखेंगे, अगर इस ध्यान से देखेंगे तो एक एक सरल रेखा ए डैश है यहाँ से लेकर के ये, और दूसरी सरल रेखा ये बी डैश और बी। ठीक है ना, ए डैश ए और बी डैश बी लाइन जो है, देखिए ये लाइन और बी डैश बी वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ पी पर काट रही है, तो ये कोण आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, सम्मुख कोण। और जानते हैं सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है ना, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह कोण बच्चों इसके बराबर है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, तो यह कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो अगर दो त्रिभुजों में, आप यहाँ ध्यान से अगर देखें, दो त्रिभुज अगर ले लिया जाए, यहाँ पी क्यू आर ले लिया जाए, यहाँ एम एन ओ ले लिया जाए। ठीक है ना बच्चों। अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, मान लीजिए यह कोण इसके बराबर हो गया, यह कोण इसके बराबर हो गया, तो तीसरा कोण बच्चों अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। ठीक है ना। तो अगर P प्लस क्यू बराबर प्लस आर बराबर 180 है, और एम प्लस एन प्लस ओ बराबर 180 है। ठीक है ना बच्चों, 180 डिग्री है। ठीक है, अगर P जो है इसके m के बराबर है, P m के बराबर है, Q n के बराबर है, तो इसका मतलब R और O आपस में बराबर होंगे, तभी तो तीनों का जोड़ 180 अंश होगा। ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो 180 अंश होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस ओ। ठीक है ना, देख रहे हैं दायां पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होना चाहिए। और आप जानते हैं, आपने अभी जिसे देखा कि बिंदु कोण P कोण M के बराबर है, कोण Q कोण N के बराबर है, तो ये इसके बराबर कट जाएगा, ये इसके बराबर कट जाएगा, तो R बराबर O हो गया। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हों, ठीक है ना, दो कोण आपस में बराबर हों, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये R बराबर O के बराबर हो गया। ठीक है ना, यही चीज बताना चाहते हैं बच्चों। तो देखिए, तो त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी में अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण ए 90 अंश है, 90 अंश, तो प्रत्येक 90 अंश लिख सकते हो, प्रत्येक कितने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और कोण यहाँ पर देखेंगे, कोण कोण पी जो है ये इसके बराबर होगा, लिखिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। ठीक है ना। ठीक है ना, सम्मुख कोण, यहाँ पर क्या है, ये सम्मुख कोण है, इसलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, इसलिए ये कोण बच्चों क्या हो जाएगा, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण, ये वाला कोण बच्चों। ठीक है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। ठीक है ना, ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ठीक है ना, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में, ठीक है, सभी कोण आपस में बराबर होंगे, और एक कोण यहाँ पर समकोण है, तो आप जानते हैं दो समकोण त्रिभुज जो है आपस में क्या होते हैं बच्चों, दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, समरूप का मतलब उनका आकार बराबर नहीं होगा, रूप एक जैसा होगा, आकार बराबर नहीं होगा, यानी लंबाई उनकी, भुजाओं का लंबाई बराबर कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन उनका रूप एक जैसा होगा। और आप जानते हैं समरूपता के प्रमेय से या समरूपता के सिद्धांत से आपको पता है। ठीक है ना, इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी पी बराबर त्रिभुज, सॉरी बराबर नहीं, समरूप। ठीक है ना, समरूप, समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ठीक है ना, और समरूपता के सिद्धांत से आपको पता है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों, समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से
ठीक है ना। समरूपता के सिद्धांत से आपको पता है बच्चों कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है ना। संगत भुजा का मतलब इस त्रिभुज का यह भुजा लंब है, चलो ले लिया। त्रिभुज ए डैश ए बी पी में जो है ए बी बटे, ठीक है ना। और इस त्रिभुज की लंब जो है ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस त्रिभुज की आधार क्या है ए पी, क्या है बच्चों ए पी, और इस त्रिभुज का आधार क्या है यहाँ से लेकर के पी, यानी ए डैश पी, ठीक है ना, ए डैश पी, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखें अगर, तो ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। देखिए वस्तु ये है, वस्तु की लंबाई है, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई। तो ए बी के स्थान पे हम क्या रख देंगे ओ ना, और ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपी को क्या कहेंगे बच्चों, देखो ए से पी तक की दूरी ये वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि वस्तु बच्चों बाईं ओर रखी गई है इसलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रखेंगे। अच्छा, यहाँ भी ध्यान देंगे, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे है तो ये भी ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। और वस्तु चूंकि ऊपर है मुख्य अक्ष के, इसलिए ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। और बटे ए डैश पी बच्चों क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक इधर की दूरी धनात्मक होती है, आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस भी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस भी। तो दोनों तरफ माइनस है बच्चों, या माइनस उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ओ बटे आई बराबर यू बटे भी, या दोनों पक्षों का उल्टा कर देने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, ठीक है ना, व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, ठीक है ना। दोनों पक्षों को उलट दिया, मतलब आई ऊपर चला गया तब भी इधर ऊपर जाएगा, ओ नीचे आ गया तो यू भी क्या आ गया नीचे। अच्छा, आई बटे ओ को कहते क्या है बच्चों, आवर्धन, यम से प्रदर्शित करते हैं, तो आप जानते हैं यही हमको लाना था, यम बराबर आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, क्योंकि इस अनुपात को क्या बोलते हैं, आई बटे ओ को क्या बोलते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। यही हमको लाना था बच्चों, तो आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे आता है बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। वैसे किताब में तो आपको बस इतना मिलेगा कि एम बराबर आई बटे ओ बराबर भी बटे, लेकिन ये कैसे आया ये चीज हम आपको सिद्ध करके दिखाए हैं, ठीक है ना। आगे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेंस की फोकस दूरी, ये चीज मिटा दिया जाए, ठीक है। तो इतना मिटा दे रहे बच्चों, लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध, ठीक है ना। तो इसी चित्र से बच्चों हम लोग जो है काम चला लेंगे, इसी चित्र से जो है हम लोग उसको भी सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ रहे हैं लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, ठीक है। इसको मान लेते हैं बच्चों, चलो एक समीकरण एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखें, अगर यहाँ से बच्चों इस पर लंब खींच दिया जाए, इसको मान ले कोई नाम मान लीजिए रख दे रहे हैं यम, ठीक है ना, यहाँ जो है इसका नाम रख दे रहे हैं यम, तो पीएम, ठीक है ना, क्या हो गया पीएम। अब यहाँ ध्यान देंगे, इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों तुलना करें, देखेंगे ये कोण भी 90 अंश होगा क्योंकि इसके समांतर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लंब खींचा गया है तो ये 90 अंश हो गया, तो ये भी 90 अंश, तो यही चीज बच्चों यहाँ भी समरूपता का सिद्धांत लग जाएगा, क्योंकि यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी एफ एम व त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ में समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से, ठीक है ना बच्चों। यहाँ भी लगा देंगे तो यहाँ भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज की भुजा जो है पीएम बटे इस समकोण ए डैश बी डैश एफ की भुजा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। यह किसके बराबर होगी बच्चों, इस समकोण त्रिभुज यानी पी एम एफ का जो आधार है बच्चों पी एफ है,
यहाँ पर लिख दें पी एफ बटे, और ए डैश बी डैश एफ का आधार क्या है, ए डैश एफ, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं ए डैश एफ। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं पी एम बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ की दूरी क्या लिख सकते हैं, इतने में से अगर इतना निकाल दे बच्चों तो यही बचेगा। ध्यान से देखेंगे, ए डैश एफ चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इतने में से इतना काट के निकाल देंगे तो यही बचेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए डैश पी माइनस, देखिए ए डैश पी में से पी एफ निकालना है, ये हो जाएगा पी एफ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बच्चों आपको। ठीक है ना, थोड़ा सी इसमें और सिंप्लीफिकेशन है, देखें। अच्छा, पी एम जो है बच्चों क्या है, इसके उस वस्तु की लंबाई के बराबर है। आप देखेंगे यह एक आयत है, ए पी एम बी क्या है, एक आयत है, तो ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, इसकी भुजा बराबर होगी। तो पी एम के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना, चूंकि ए बी बराबर पी एम। ठीक है ना, तो ए बी पी एम के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है ना, बराबर पी एफ बटे ए डैश पी माइनस पी एफ। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आया, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है ना, अब बच्चों इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, इसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, समीकरण 2 को बच्चों, समीकरण 2 व 1 की तुलना कर दें। समीकरण 2 व 1 की तुलना अगर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष में ए बी बटे ए डैश बी समीकरण 1 में है, और ए बी बटे ए डैश बी समीकरण 2 में है। यानी समीकरण 1 व 2 का बायां पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो बायां पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, आप जानते हैं अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका मतलब समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, ए पी बटे ए डैश पी बराबर इधर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे ए डैश पी माइनस पी एफ। यही होगा बच्चों। अच्छा, अब एपी क्या थी बच्चों, एपी क्या थी, इसको मैं मिटा दूं। चित्र हमको फिर से बनाना होगा बच्चों, क्योंकि चित्र से ही लेना देना था। देखिए यहाँ पर जो है चित्र फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये एफ था, ये एफ था, ये 2f था, और वस्तु को जो है 2f के बीच में रखे थे। ठीक है ना, ये वस्तु था, वस्तु की लंबाई इस तरीके से ऐसे था, ये ऐसे था, और ये ऐसे। ठीक है ना बच्चों। ये ऐसे जो है ऐसे काटा था बच्चों। ठीक है ना, ये था, तो ये ए डैश बी डैश था बच्चों, ए डैश बी डैश था, ये ए बी था, और ये यम था बच्चों। ये आपका यहाँ से लंब खींचा गया था, 90 अंश का कोण था डॉटेड बिंदु द्वारा। ठीक है ना, ये डॉटेड बिंदु द्वारा था। ठीक है ना बच्चों, ये था, और ठीक है, बस यही था, और तो कुछ था नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो AP बराबर क्या है, यानी प्रकाशिक केंद्र से इधर वस्तु की दूरी है। ठीक है ना, तो AP को U लिखेंगे तो यह इधर की दूरी क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक, बटे ए डैश पी। ए डैश पी यहाँ है, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है बच्चों, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, इसलिए ए डैश पी भी है वस्तु की दूरी, इसको प्लस भी कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है इसीलिए प्लस, और चूंकि वस्तु इधर है तो वस्तु की दूरी इधर होगी तो ऋणात्मक होगी हमेशा। आप जानते हैं, मैं बताया था आपको कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। अच्छा, यहाँ देखिए पी एफ क्या है, पी और एफ क्या है बच्चों, पी से एफ की दूरी क्या है, एफ है, तो यह भी दूरी क्या होगी, उधर है, धनात्मक। उत्तर लेंस की दूरी फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक। अच्छा, ए डैश पी क्या है बच्चों, ए डैश पी अभी आपको बताया गया, ये क्या है,
प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, धनात्मक है, दाईं ओर है माइनस, ठीक है ना। पी एफ क्या है, फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी रख दिया, फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, देखो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ, तो गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस यू भी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, भी एफ, ठीक है ना। अब इस समीकरण में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, ठीक है, तो भाग दे दीजिए, यू भी एफ से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस यहाँ यू एफ है बटे यू भी एफ बराबर यहाँ वी एफ है बटे यू भी एफ, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए यहाँ क्या कटेगा, यू भी कट जाएगा, तो यू भी काट दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, माइनस एक बटे एफ, यहाँ क्या बचा, माइनस एक बटे एफ, यही नहीं बचा, बराबर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, एक बटे भी बचा, ठीक है ना, एक बटे भी बचा, ठीक है, और उधर क्या बचा, देखिए भी से भी कटा, एफ से एफ कटा, इधर एक बटे यू बचा, तो ठीक है ना, क्या करेंगे, एक बटे एफ को उधर लेके चले जाओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे, और यू को एक बटे यू को इधर लाओ, तो आपके पास क्या बचा है, एक बटे माइनस एफ प्लस एक बटे भी बराबर एक बटे यू, यही बचा है। अब क्या करेंगे, एफ को उधर लेके चले जाओ बच्चों और यू को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, एक बटे भी माइनस एक बटे यू, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यही आपको फार्मूला होता है, कहाँ से आया कैसे आया बच्चों, ये चीज़ हम आपको सिद्ध करके दिखाए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको बच्चों ये समझ में आया होगा, और अगर आपको बताने का तरीका पसंद आया होगा बच्चों, तो आप इसको जो है लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग अगले दिन मिलते हैं, ठीक है ना, धन्यवाद।